हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में मैंने अप टू पिनियल ग्लैंड तक किया था एनसीईआरटी रीडिंग एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि ड्यू टू सम हेल्थ इशू मैं अपलोड नहीं कर पाई फर्दर वीडियोस। तो अभी मैं आगे का कंटिन्यू करूँगी। एंड बेटा मुझे पता है अभी नीट भी सामने आने वाला है एंड बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एनसीईआरटी रीडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो आई होप इट विल हेल्प यू ऑल। एंड आपको जो भी हेल्प चाहिए बेटा आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि वो चीज़ डिलीवर करने का। बाकी जो वीडियोस है आप मेरा चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी सारे अपलोडेड है। तो अब देरी ना करते हुए हम कंटिन्यू करते हुए बेटा थायराइड ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं। देखो, थायराइड ग्लैंड इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 lobes विच आर लोकेटेड ऑन दी आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया। तो बेटा दोनों ही साइड ट्रेकिया के बेटा दोनों ही साइड में आपको मिल जाएगा। ये कौन है? ये है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और ये जो बीच में स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना बेटा, इसको हम कहते हैं इस्थमस। इस्थमस, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू है जो इन दोनों को कनेक्ट किया है। ठीक है, बोथ द लॉब्स आर इंटरकनेक्टेड विथ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। तो थायराइड ग्लैंड बेटा दो चीज़ों से बना है, फॉलिकल से बना है और स्ट्रोमल टिश्यू से बना हुआ है। इच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज ऑफ फॉलिकुलर सेल इनक्लोजिंग अ कैविटी। बेटा थायराइड फॉलिकल अगर आप देखो, जो फॉलिकुलर सेल कह रहा है वो कुछ ऐसे होते हैं। ये होते हैं थायराइड फॉलिकल्स, ऐसे होंगे। हर एक सेल निकालोगे ना तो इसके अंदर ये मिलेंगे और इसके बीच में आपको ऐसा एक कैविटी मिलेगा जिसके अंदर ही बनता है क्या? इसके अंदर बनेगा आपका थायराइड हार्मोन। ओके, दिस फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज 2 हॉर्मोन्स, टेट्राआइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन। तो याद रखना बेटा T4 या टेट्राआइडोथायरोनिन को ही थायरोक्सिन कहते हैं एंड ट्राईआइडोथायरोनिन। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड। तो बेटा थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए आयोडीन बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर डाइट में डेफिशिएंसी हो गया बेटा आयोडीन का तो थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा। Deficiency of iodine in our diet results in hypothyroidism and enlargement of thyroid gland। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा, जिसके वजह से हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज होने लगता है, जिसको हम कहते हैं गोइटर। ठीक है, देखो कॉमनली नोन एज गोइटर। Hypothyroidism during pregnancy causes defective development and maturation of growing baby leading to stunted growth, जिसको क्रेटिनिज्म कहा जाता है। तो बेटा अगर हाइपोथायरॉयडिज्म कब हो रहा है? प्रेगनेंसी के समय पे। प्रेग्नेंट वुमन के शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी हो गई तो उसका जो बेबी, जो डेवलपिंग बेबी है वो उसका ग्रोथ रुक जाएगा, क्रेटिनिज्म हो जाएगा। मेंटल, ठीक है, रिटायर्डेशन भी हो सकता है बेटा। लो इंटेलिजेंस, IQ लेवल कम हो जाता है। एबनॉर्मल स्किन, डिफ म्यूटिज्म, ये सब वो बच्चा सफ़र कर सकता है। ठीक है, इन एडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। तो अगर कोई फीमेल है बेटा उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म इरेगुलर पीरियड कराते हैं। अब ये तो हो गया बेटा हाइपोथायरॉयडिज्म का। अब हम हाइपर का पढ़ते हैं। ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल ऑफ थायराइड ग्लैंड द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज। तो बेटा अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए या उसमें नोड्यूल गांठें बन जाए तो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज टू एबनॉर्मल हाई लेवल्स लीडिंग टू अ कंडीशन कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, विच एडवर्सली अफेक्ट बॉडी ऑफ फिजियोलॉजी। जाहिर सी बात है बेटा अफेक्ट करेगा। अब यहाँ पे एक्सोप्थेल्मिक गोइटर इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसमें भी बेटा थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, इसीलिए गोइटर कहा है। प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स, इनमें आईबॉल्स ऐसे लगते हैं बाहर निकल आएंगे। इंक्रीज्ड BMR, इनका बेजल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसके वजह से वेट लूज होने लगता है, ऑल्सो कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, थायराइड हार्मोन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेजल मेटाबॉलिक हार्मोन। तो बेटा जो थायराइड हार्मोन है आपको पता है BMR मेंटेन करने में हेल्प करता है। द हार्मोन ऑल्सो सपोर्ट प्रोसेस ऑफ RBC फॉर्मेशन। ठीक है, रेड ब्लड सेल बनाएगा। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स।
साथ में ये हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मेटाबॉलिज्म, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन. Thyroid gland also secrete a protein hormone called thyrocalcitonin. Okay. अब ये थोड़ा फिर से समझने वाली बात है. देखो, जो थायराइड फॉलिकल मैंने आपको बताया अभी, है ना, ये तो हो गया थायराइड फॉलिकल्स. थायराइड फॉलिकल के पास ही कुछ और भी सेल्स होते हैं बेटा, जिनको हम कहते हैं देखो, जिनको हम कहते हैं सी सेल, या कह सकते हो पैरा फॉलिक्यूलर सेल. ठीक है. अब ये जो सेल है ये एक हार्मोन बनाएगा जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, जो रेगुलेट करते हैं हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को. कैसे? क्योंकि बेटा ये होता है हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन. मतलब आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल को या ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है जब भी कैल्शियम बढ़ जाए. In human, 4 parathyroid glands are present on the back side of thyroid gland. 1 pair each in 2 lobes of thyroid gland. तो बेटा अगर फिर से, ठीक है, अगर फिर से आप यहाँ आए डायग्राम पे, तो देखो यहाँ पे जो पीछे ये रेड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, यही कुछ नहीं बट पैराथायरॉयड है. और पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है, इसका काम क्या है? देखो, सिक्रीट करना एक पेप्टाइड हार्मोन जिसका नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन, या फिर उसको हम पीटीएच भी कहते हैं. द सिक्रीशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन. अब इसका रिलीज़ कब होगा? हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल कितना है, नहीं है, उसके बेस पे बेटा ये रिलीज़ होता है. अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल कम है तो ये रिलीज़ होगा. ठीक है. कैसे? देखो, पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड. जब भी कमी होगी कैल्शियम की तो ये रिलीज़ होगा और ये कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा. कैसे बढ़ाएगा? पीटीएच एक्ट्स ऑन बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन. बोन रिजॉर्प्शन करा के, मतलब डिसोल्यूशन या डिमिनरलाइजेशन बोन्स को करके. पीटीएच ऑल्सो स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल. किडनी में भी जाके बेटा जो कैल्शियम है उनका रीअब्जॉर्प्शन कराएगा. इंक्रीज़ करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड. इट इज़ दस क्लियर दैट पीटीएच इज़ अ हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन. इट इंक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम लेवल. अलॉन्ग विथ टीसीटी इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन बॉडी. तो हमारे बॉडी में बेटा कैल्शियम बैलेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Thymus gland is a lobular structure located between lungs behind sternum on the ventral side of aorta. Again, अगर आप हमारे लंग्स को देखो तो बेटा आपको लंग्स के बीच में ना 2 ऐसे लोब्यूलर स्ट्रक्चर दिखेंगे जिनको हम कहते हैं थाइमस. ओके. अब ये एओर्टा के वेंट्रल है, याद रखना, स्टर्नम के डोर्सल है और लंग्स के बीच में. थाइमस प्ले मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम. हमारे इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट कराएगा. दिस ग्लैंड सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन रिलीज करके. थाइमोसिन प्लेज मेजर रोल इन डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स विच प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. तो बेटा जब भी हमारे शरीर में टी लिम्फोसाइट्स बनता है वो आ जाएंगे थाइमस के पास मैच्योर होने के लिए. साथ में बेटा जो टी लिम्फोसाइट्स है ये डिफ्रेंशिएट होंगे अलग अलग में, है ना. टी हेल्पर सेल, टी, है ना, साइटोटॉक्सिक टी सेल या किलर टी सेल या सप्रेसर टी सेल, या फिर आप कह सकते हो मेमोरी टी सेल. तो ये सारा डिफ्रेंशिएटेड सेल्स है टी सेल के, टी लिम्फोसाइट्स के. इसी को हम कहते हैं डिफ्रेंशिएट करना. और साइटोटॉक्सिक आपको पता है, अगर सेल के अंदर वायरस घुस गया तो सारा का सारा सेल ही डिस्ट्रॉय कर देता है. ठीक है. तो पूरा का पूरा टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि सेल या टिश्यू डैमेज करता है ये. इन एडिशन थाइमोसिन ऑल्सो प्रोमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी. अब ये भी आप लोगों को पता है कि जो बी लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, ये मैच्योर होके यहाँ आएंगे और बी लिम्फोसाइट को फिर ये फर्दर क्या करेगा,
प्लाज्मा और मेमोरी सेल में ये डिवाइड करेगा। प्लाज्मा सेल से बनता है क्या, एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी बनवाता है बी सेल से, और एंटीबॉडी जो ब्लड में इन्फेक्शन होते हैं उनको मतलब रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करता है। तो वो कैसा इम्यूनिटी देगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी। थाइमस इज डिजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। अब जितना हम बड़े होते जाते हैं थाइमस वैसा ही डिजेनरेट होने लगता है, और ओल्ड एज पहुँचते पहुँचते बेटा थाइमस का साइज़ पूरा कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो उन लोगों में, ओल्ड पीपल में थाइमोसिन भी कम बनता है। एज अ रिजल्ट इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम्स वीक। नेक्स्ट, आवर बॉडी हैज़ वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, वन अबव ऑफ ईच किडनी। ठीक है, तो हमारे किडनी के ऊपर मतलब क्या, सुपीरियर है, सुपीरियर टू किडनी के सुपीरियर आ चुका है ना एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ पे देखो। ठीक है, द ग्लैंड इज कंपोज ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, द सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू कॉल्ड द एड्रिनल मेड्यूला एंड आउटसाइड दिस लाइज द एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल ग्लैंड बना है दो तरह के टिश्यू से, जैसे कि ये बाहर आप देख पा रहे हो, ये बाहर का पूरा क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और वहीं पे अगर आप देखो अंदर जो ये कलर, अच्छा ये सेम हो जा रहा है, अरे कौन सा लूँ, रुक जाओ ये आई थिंक पर्पल विल वर्क। देखो इसमें कोई कलर नहीं पकड़ रहा, ब्लैक लेती हूँ, हाँ गुड। ठीक है, ये अंदर वाला पूरा का पूरा बेटा क्या है, मेड्यूला। तो ऐसे ही दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला में। अब यहाँ देखो, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स से बेटा जो हार्मोन्स बनते हैं उनका कम प्रोडक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज नहीं होंगे तो एक्यूट वीकनेस होता है, फैटिग होगा, लीडिंग टू डिजीज कॉल्ड एडिसन्स डिजीज। याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो पूछा नहीं गया है कौन सा पर्टिकुलर हार्मोन, तो आप, लेकिन फिर भी आपको याद रखने के लिए बेटा दो हार्मोन के वजह से होता है, एल्डोस्टेरॉन एंड ग्लूकोकॉर्टिकोइड। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। एड्रिनल मेड्यूला सिक्रीट्स टू हार्मोन कॉल एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन। दिस आर कॉमनली कॉल्ड कैटाकोलामाइंस भी कहते हैं बेटा इनको। Adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response to stress or any kind and during emergency situation and are called emergency hormone or hormones of fight or flight। कभी भी कोई इमरजेंसी हो बेटा तुरंत ये एड्रेनलिन से रिलीज़ होना, एड्रेनलिन रिलीज़ होने लगते हैं कहाँ से, ये वाला जो हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा है मेड्यूला, यहाँ से रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिस हार्मोन इंक्रीजेस अलर्टनेस। फंक्शंस याद रखने आपको, प्यूपिल्स को डायलेट करेंगे, पाइलो इरेक्शन करेंगे, स्वेटिंग कराते हैं ये सब। ठीक है, साथ में इसके अलावा बोथ द हार्मोन इंक्रीजेस हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये सब कराएंगे ये हार्मोन्स। कैटाकोलामाइन ऑल्सो स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। तो ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेंगे। इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, इनका भी ब्रेकडाउन कराते हैं। The adrenal cortex can be divided into three layers, zona reticularis, zona fasciculata and zona glomerulosa, जो outer layer है। The adrenal cortex secrete many hormones commonly called as corticoid. The corticoid which are involved in carbohydrate metabolism are called glucocorticoid. Glucocorticoid in our body, cortisol is the main glucocorticoid। ठीक है, तो बॉडी में से जो मेन corticoid है वो glucocorticoid ही है। Corticoid which regulate the balance of water and electrolyte in our body are called mineralocorticoid. Aldosterone again बेटा आपका मेन mineralocorticoid है। ठीक है, अब ये कौन से लेयर से निकलते हैं ये इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो बेटा मिनरेलोकॉर्टिकोइड है
मिनरेलो कॉर्टिकोइड जो होता है इसको रिलीज करता है जोना आउटर लेयर ग्लोमेरुलोसा, और जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड है उसको रिलीज करता है मिडिल लेयर जिसका नाम है जोना फेसिकुलेटा। ओके, याद रखेंगे ये दो। ग्लूकोकॉर्टिकोइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, lipolysis and proteolysis, very important, and inhibit cellular uptake and utilization of amino acid, इनका अपटेक भी इनहिबिट करेगा। साथ में cortisol is also involved in maintaining the cardiovascular system as well as the kidney functions. Glucocorticoid, particularly cortisol, produces anti-inflammatory reaction and suppresses the immune response. ये सारे फंक्शंस बेटा आपको याद रखना है, ठीक है। कॉर्टिसोल्स का काम कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा है ये। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन भी कराएंगे। इतना हो गया कॉर्टिसोल का काम। नेक्स्ट करेंगे हम मिनरलोकॉर्टिकोइड। एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली एट द रेनल ट्यूब्यूल एंड स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर, इन सब में भी बेटा ये हेल्प करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड ऑल्सो सिक्रीटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स विच प्ले रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो ये जो एंड्रोजेनिक हार्मोन है बेटा, ठीक है, ये जो एंड्रोजेनिक हार्मोन यहाँ पे दिया है इसको रिलीज करता है तीसरा लेयर विच इज़ जोना रेटिकुलरिस, इनर लेयर। ओके, नेक्स्ट पेनक्रियास पे आ जाते हैं हम। पेनक्रियास इज अ कंपोजिट ग्लैंड विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। द एंडोक्राइन पार्ट पेनक्रियास कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ Langerhans. There are about 1 to 2 million islets of Langerhans in normal human pancreas, representing only 1 to 2% of pancreatic tissue. तो बेटा आइलेट्स ऑफ Langerhans अभी तक हमने देखा सिर्फ 1 से 2 मिलियन ही होते हैं, और ये 1 से 2 मिलियन रिप्रेजेंट करता है कितना, 1 से 2% पेनक्रिएटिक टिश्यू का। Two main type of cell is in the islets of Langerhans are called alpha cell and beta cell. ये दो सेल्स आपको वहाँ मिलेंगे। अल्फा सेल सिक्रीट्स हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागोन वाइल बीटा सेल सिक्रीट्स इंसुलिन। इनका फंक्शंस देख लेते हैं। ग्लूकागोन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकागोन एक्ट मेनली ऑन लिवर सेल जिसको हेपेटोसाइट कहते हैं, स्टिमुलेट ग्लाइकोजन का लाइसिस रिजल्टिंग इन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर जिसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। वहीं पे बेटा अगर आप इंसुलिन देखो, इन एडिशन, अच्छा अभी ग्लूकागोन ही कंटिन्यू है, इन एडिशन this hormone stimulate the process of gluconeogenesis, ठीक है, which also contributes to hyperglycemia। और ग्लूकोनियोजेनेसिस आपको ऑलरेडी पता है क्या है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में बेटा नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हम क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकागोन रिड्यूसेस सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, ये सब जो लाइन करी बेटा बहुत ज़रूरी है। ग्लूकागोन इज़ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। अब आते हैं हम इंसुलिन पे। इंसुलिन इज़ पेप्टाइड हार्मोन विच प्लेज मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस कराएगा। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट्स, जिसके साथ क्या करेगा ये एडिपोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स आर लिवर सेल, एडिपोसाइट्स बेटा एडिपोस टिश्यू के सेल से, और इन्हेंस कराते हैं बेटा सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, उनके अंदर ग्लूकोज को घुसाना शुरू करता है। एज अ रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसके वजह से बेटा ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा क्योंकि ब्लड से सारे ग्लूकोज सेल में घुस जाते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। इंसुलिन एंड ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन का लाइसिस, सॉरी ग्लाइकोजन का जिनेसिस,
ठीक है, लाइसिस नहीं, तोड़ता नहीं है, बनाता है, जेनरेट कर रहा है इन द टारगेट सेल। तो टारगेट सेल क्या है, लिवर सेल, मसल सेल, इन्हीं में बेटा ग्लाइकोजन फॉर्मेशन कराता है ये। साथ में अगर आप देखो ग्लूकागोन, द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन बॉडी इज दस मेंटेन जॉइंटली बाय टू इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन्स। तो ये दोनों ही मिलके आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। Prolonged hyperglycemia leads to a complex disorder called diabetes mellitus, which is associated with loss of glucose through urine and formation of harmful compound known as ketone bodies. Very important again, बेटा प्रोलॉन्ज हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब है लंबे समय तक, किसी को अगर लंबे समय तक उसका ग्लूकोज लेवल हाई है, डेट मीन्स कि जाहिर सी बात है बेटा इंसुलिन अच्छे से नहीं बन रहा, या बन भी रहा है तो सेल्स नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुके हैं। तो इस केस में क्या हो जाता है, उन लोगों को डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, जिनमें वो यूरिन में भी ग्लूकोज क्या होने लगेगा, निकलने लगेगा, लॉस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, है ना। इस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं क्या, ग्लाइकोस्यूरिया। एंड वहीं पे कीटोन बॉडीज़ भी बनना शुरू हो जाएंगे, जो फैट का बाई प्रोडक्ट है, फैट के ब्रेकडाउन से होता है, और ये भी सुसु में आने लगते हैं बेटा, यूरिनेशन में आने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं कीटोन्यूरिया। डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विथ इंसुलिन थेरेपी। तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं उनको, इंसुलिन थेरेपी से। Pair of testes is present in scrotal sac outside the abdomen of male individual. मेल में बेटा स्क्रोटल सैक में होता है टेस्टिस, क्यों होता है, ताकि लो टेम्परेचर मेंटेन करे, जो रिक्वायर्ड है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। टेस्टिस का दो काम है, डुअल फंक्शन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो दोनों जैसा काम कर सकता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के जैसे भी काम कर सकता है, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब हार्मोन भी प्रोड्यूस कर सकता है। टेस्टिस कंपोज ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू। दो तरह के टिश्यू आपको मिलेंगे, एक तो ट्यूब्स जो सेमनीफेरस ट्यूब है, और सेमनीफेरस ट्यूब के बाहर जो टिश्यूज है उनको हम कहते हैं स्ट्रोमल या इंटरस्टिशियल टिश्यू। इन्हीं में आपको, इसी स्ट्रोमल टिश्यू में बेटा आपको मिलेगा एक सेल जिसको हम कहते हैं लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल, विच आर प्रेजेंट इन इंटरट्यूबुलर स्पेस। वही कह रहा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को ही कह रहा इंटरट्यूबुलर, उसके स्पेस में बेटा ये सेल्स होंगे, प्रोड्यूस करते हैं ग्रुप ऑफ हार्मोन्स जिनको हम कहते हैं एंड्रोजन। और मेन एंड्रोजन कौन है, टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का काम क्या है बेटा, रेगुलेट करना डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, जैसे कि एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एक्सेट्रा। तो इन सब, ये सारे डक्ट है या ग्लैंड है, इन सब का डेवलपमेंट कराएगा। These hormones stimulate muscular growth of facial and axillary hair, aggressiveness, low pitch voice, etc. Androgen play a major stimulatory role in process of spermatogenesis, formation of spermatozoa. Again, androgen act on central neural system and influence the male sexual behavior, जिसको हम libido कहते हैं। This hormone produce anabolic और सिंथेटिक मतलब सिंथेसिस करेगा ऑन प्रोटीन, तो प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है एंड कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कराता है। तो मेटाबॉलिज्म या तो एनाबॉलिज्म हो सकता है, कैटाबॉलिज्म, तो ये जनरली एनाबॉलिज्म कराता है, बहुत सारा प्रोटीन फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है, या ग्लूकोज बनाने में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनाने में। Female have pair of ovary located in the abdomen. Ovary is primary female sex organ which produces one ovum during each menstrual cycle. ये सब आपको पता ही है, हर menstrual cycle में बेटा alternately दोनों ovaries में से एक से क्या होता है, एक प्रोड्यूस होंगी। In addition, ovary also produces two groups of steroid hormone called estrogen and progesterone. ये दोनों भी हार्मोन ओवरी बनाते हैं। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। अगेन इसका भी दो टाइप के अलग अलग सेल्स होंगे, ओवेरियन फॉलिकल्स होंगे और स्ट्रोमल टिश्यू होंगे। द एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड मैनली बाय ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। तो बेटा जब ओवेरियन फॉलिकल ग्रो हो रहा होता है उस समय एस्ट्रोजन बनता है, याद रखना है। ओव्यूलेशन के बाद जब ओवेरियन फॉलिकल बड़ा हो जाता है बेटा, तो वो रप्चर होके ओव्यूलेशन कर देता है, और द रप्चर्ड फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम।
विच सिक्रीट मेनली प्रोजेस्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन मेनली लिखा है, दैट डजंट मीन एस्ट्रोजन नहीं बनता, मेनली प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन भी बनाएगा, ठीक है, दोनों हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इनका ग्रोथ कराएगा, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल जो ग्रो हो रहा है उनका फर्दर डेवलपमेंट कराता है। अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जैसे कि हाई पिच वॉइस होना, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना बेटा। एस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी करेगा रेगुलेट। अब जो प्रोजेस्ट्रॉन बन चुका है, प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट करता है किसका, प्रेगनेंसी को। प्रोजेस्ट्रॉन ऑल्सो एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई क्या है, देखो मेमोरी ग्लैंड के अंदर कुछ अगेन ऐसे सेल्स होते हैं बेटा जिनको हम कहते हैं एल्वियोलाई, वो भी ऐसे ही क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं बेटा एल्वियोलाई। और इसके बीच में जो गैप है ना, ये कैविटी, इसके अंदर बनता है मिल्क, तो ये एल्वियोलाई ही मिल्क सिक्रीट करते हैं इस कैविटी में। तो इनका क्या करेगा, इनके फॉर्मेशन को, एल्वियोलाई के नंबर को इंक्रीज कराएगा। देखो सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर यहाँ पे मिल्क बन के स्टोर होगा। एंड मिल्क सिक्रीशन, तो बेटा मिल्क सिक्रीशन भी करा रहा है, ये चीज़ याद रखेंगे। अब डायरेक्टली नहीं करा रहा है लेकिन इनडायरेक्टली, देखो अगर नंबर ऑफ एल्वियोलाई ज़्यादा होगा तो मिल्क सिक्रीशन भी तो होएगा, है ना। अब हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट किडनी जीआई ट्रैक्ट देख लेते हैं। नाउ यू नो अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन, हाउएवर एज मेंशन अर्लियर हार्मोन आर ऑल्सो सिक्रीटेड बाय सम टिश्यू विच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड तो हार्मोन बनाती है जो अप टू ओवरी है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी है जैसे हार्ट किडनी जो कि ग्लैंड नहीं है बट स्टिल वो क्या कर रहे हैं, हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट ना, ये सिक्रीट करेगा क्या, इम्पोर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन जिसको हम कहते हैं एएनएफ, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर विच डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर। कैसे, व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज एएनएफ इज सिक्रीटेड विच कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। तो बेटा हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा जिसके वजह से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बीपी डिक्रीज हो जाएगा। दिस रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर। साथ में बेटा आप एक्सक्रीशन में पढ़ोगे, ठीक है, एक्सक्रीशन में आप ये पढ़ोगे कि कैसे किडनी इज़ सो इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि सॉरी किडनी कह रही हूँ, एक्सक्रीशन में आप ये पढ़ोगे कि कैसे एएनएफ हमारे किडनी से सोडियम का भी मतलब वो कराता है, एक्सक्रीशन कराता है जिससे भी बीपी लो हो जाता है। नेक्स्ट जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जो है किडनी का, वो प्रोड्यूस करता है पेप्टाइड हार्मोन जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोएटिन, जिसका काम है एरिथ्रोपोएसिस कराना, आरबीसी का फॉर्मेशन। नाउ एंडोक्राइन सेल्स जो प्रेजेंट है डिफरेंट पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट, स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर जो सेल्स होते हैं वो भी 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन रिलीज सिक्रीट करेंगे जैसे कि सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। इनके फंक्शंस देख लेते हैं। गैस्ट्रिन एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। HCl पेप्सिनोजन को स्टमक से रिलीज कराता है। सिक्रेटिन एक्ट करता है बेटा एक्सोक्राइन पेनक्रियास पे एंड स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। कोलेसिस्टोकाइनिन जो है एक्ट करेगा कहाँ, बोथ पेनक्रियास पे भी और गॉल ब्लैडर पे भी, ठीक है, एक्ट ऑन बोथ पेनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस रिस्पेक्टिवली। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। तो जो HCl सिक्रीट हो रहा था स्टमक से उसके सिक्रीशन को बंद करेगा और साथ साथ में बेटा जो फूड का मूवमेंट है स्टमक से इंटेस्टाइन में उसके मोटिलिटी को, मूवमेंट को बंद कराता है। अगेन देयर आर सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू जो सिक्रेट करेगा हार्मोन जिसको हम कहते हैं बेटा ग्रोथ फैक्टर। दिस फैक्टर्स आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन। इन सब में बेटा ये हेल्प करेंगे। ओके हम लास्ट पार्ट तक आ चुके हैं। चलो हार्मोन प्रोड्यूसेस देयर इफेक्ट, ठीक है, उनके टारगेट एक्शंस कैसे हार्मोन के। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर्स लोकेटेड इन
टारगेट टिश्यूज़ ओनली। तो बेटा हार्मोन अपना इफेक्ट तभी शो कर सकता है जब वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, और ये रिसेप्टर पर्टिकुलरली टारगेट टिश्यू में ही होते हैं जहाँ पे उनको एक्शन करना होगा। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन of target tissue are called membrane bound receptor, and the receptor present inside the target cell are called intracellular receptor। तो अगर सेल के मेम्ब्रेन पे है कोई रिसेप्टर तो आप उसको कहोगे मेम्ब्रेन बाउंड। अगर सेल के अंदर है, साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है, तो आप उनको कहोगे इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। ज़्यादातर आपको कैसे मिलेंगे? मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स मिलते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे। बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जब भी हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। सारे रिसेप्टर्स बेटा अपने ही हार्मोन के लिए स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर कोई जो हार्मोन है वही बाइंड कर सकता है रिसेप्टर के साथ। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन टारगेट टिश्यू। जब भी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा कुछ तो बायोकेमिकल चेंजेस, कुछ केमिकल्स फॉर्मेशन होंगे, और इसके वजह से क्या होगा? टारगेट टिश्यू के अंदर मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा एंड हैंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड। फिजियोलॉजिकल कैसा? बाहरी जो भी चेंजेस होना होगा वो फिर इनके वजह से होगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हार्मोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। तो बेटा उनका केमिकल नेचर कैसा है हार्मोन के, उसके बेस पे हमने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है उनको, जैसे कि पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन। ठीक है, ये सारे प्रोटीनेसिस जो हार्मोन है, जैसे कि आपके पेनक्रियाज के इंसुलिन, ग्लूकागॉन, जैसे कि बेटा आपके पिट्यूटरी के हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस के हार्मोन, ये सारे के सारे इवन आपके बेटा वहाँ थायरोकैल्सिटोनिन भी, थाइमोसिन भी, ये सारे के सारे पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। ऐसे ही आपको मिल जाएगा स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, जैसे कि कॉर्टिसोल, सारे ही एड्रिनल कॉर्टेक्स के सारे ही हार्मोन स्टेरॉइड में आएंगे। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन, ये सारे के सारे इसमें आएंगे। फिर आता है बेटा नेक्स्ट आपका आयोडोथायरोनिन, आयोडीनेटेड हार्मोन जो थायराइड हार्मोन है। एंड लास्ट है अमीनो एसिड डेराइवेटिव जो है एपिनेफ्रिन। ठीक है, एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन आएंगे इसमें। Next, hormone which interact with membrane bound receptor normally do not enter the target cell but generate second messenger। तो बेटा जो भी membrane bound receptor के साथ इंटरेक्ट करता है वो सेल के अंदर नहीं जाता और वो सेकेंड मैसेंजर जनरेट करेगा, जैसे कि साइक्लिक एमपी, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट कैल्शियम, विच इन टर्न रेगुलेट सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, जो फिर क्या करेंगे? सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म करेंगे और उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएगा। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये जो हार्मोन है ये एफएसएच है, पिट्यूटरी हार्मोन, ये सेल के अंदर नहीं आ सकता, तो ये यहाँ पे कहा देखो रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, ये बाहर वाला रिसेप्टर है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके वजह से बेटा एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। ठीक है, इस रिस्पॉन्स ने फिर जनरेट किया किसको? सेकेंडरी मैसेंजर को। इन सेकेंडरी मैसेंजर ने देखो मेटाबॉलिक रिएक्शन शो किया, बायोकेमिकल प्रोसेस, और बायोकेमिकल प्रोसेस से हो गया फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो कि है ओवेरियन ग्रोथ, क्योंकि एफएसएच है तो ओवेरियन ग्रोथ ही कराएगा, ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ। ओके, अब हार्मोन विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जो सेल के अंदर जाकर रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, जैसे कि स्टेरॉइड या आयोडोथायरोनिन। ये याद रखना है बेटा, यही सब पूछते हैं कि कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर के साथ इंटरेक्ट करेगा, कौन सा इंट्रासेलुलर के साथ। ओके, मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, बेटा डायरेक्टली जीन एक्सप्रेशन को ही रेगुलेट करता है या क्रोमोसोम फंक्शन के साथ रेगुलेट करता है बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विथ द जीनोम। ठीक है, हमारे डीएनए के साथ इंटरेक्शन होगा। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट। अब इसके वजह से क्या होगा? जितने भी क्यूमुलेटिव मिलजुल के, जैसे कि यहाँ पे एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन क्या हुआ? देखो अंदर आ गया, मेम्ब्रेन पे नहीं बाइंड किया बेटा, इजीली क्रॉस करके देखो न्यूक्लियस के अंदर आ चुका है और यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लिया। फिर ये जाके बाइंड कर लेगा कहाँ? हमारे जीनोम पे। जीनोम पे बाइंड करके एमआरएनए बनवाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से फिर आपको पता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। जैसे कि ये देखो यूटेराइन मेम्ब्रेन पे बाइंड किया है एस्ट्रोजन, तो टिश्यू ग्रोथ, मतलब यूटेरस में एंडोमेट्रियल ग्रोथ होगा। ओके, तो ये यही बता रहा है यहाँ पे।
तो बेटा ये सारे जो यहाँ पे डायग्राम्स दिए हैं आपको, ये सब याद रखने आपको। इसके साथ बच्चों हमारा ये कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी रीडिंग। होपफुली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड प्लीज़ बच्चों अच्छे से पढ़ो, एंड कोई भी डाउट है, कुछ भी है, बिना हेजिटेशन का यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।